हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को हिंदी में कहते हैं मीटर सेतु। ये मीटर सेतु का यह चित्र बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। ये एक्चुअली जो टोटल एडजस्टमेंट है एक वुड बोर्ड पर है, लकड़ी के बोर्ड पर है। ठीक है, आपको इसको तब जो वायर लगे हुए हैं, ये वायर रहेगा, ये वाला, ये वायर नहीं मिलेगा, बैटरी सब अलग रहेगा। मतलब क्या क्या रहेगा, ये मीटर स्केल, ये प्लेट्स, इतना आपको मिलेगा। बाकी का जो एडजस्टमेंट है आपको करना पड़ता है। ठीक है, ये है क्या चीज़ मीटर स्केल, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये एक्चुअली ये वही चीज़ है जो व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज से रेजिस्टेंस, हम लोग अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर रहे थे ना, इससे भी अज्ञात प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इससे प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना काफ़ी आसान होता है, काफ़ी आसान होता है। तो है क्या ये? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। यह एक विद्युत उपकरण है जिसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, चलिए अब इसके पार्ट्स देखिए। एसी, ये वाला चीज देखो, ये वाला, यह 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा वायर है। यह वायर किस चीज का बना होता है? एलॉय का, मिश्र धातु का। मिश्र धातु में हमने क्या लिया है? ये कांस्टेनल या मैग्नेनियम, ये मिश्र धातु है। और इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है हर जगह क्या है? समान है। अब इसी पर मैं व्याख्या करता हूँ। एसी इज 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन और कांस्टेनल वायर विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए। अब आप कहेंगे साहब यहाँ कॉपर वायर क्यों नहीं ले लिए? एसी को कॉपर वायर क्यों नहीं ले लिए? आप मैग्नीन की, आपको एलॉय की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि एलॉय एक ऐसा मटेरियल है जिसका ताप बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। ये मैं नहीं कहता कि हर टेम्परेचर पर साधारणतया जैसे 1 मिनट धारा बह गई तो कॉपर वायर रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका नहीं बदलता। अरे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बदलेगा ही ना। समान रूप से टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध नहीं बदलता। ठीक है, ये है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का हर जगह समान है। जानते हो कि R = रो L अपान A। अगर L कहीं A कहीं कम कहीं ज़्यादा रहेगा तो R क्या होगा? बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं? कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसलिए ये जो है समान होना चाहिए हर जगह। ये बात समझ में आ गई वायर से संबंधित? अच्छा, ये दे रहा है P। क्या है? एक मेटेलिक प्लेट है, L आकार की धातु की प्लेट है। और कौन सी धातु हम लोग प्रयोग करते हैं? कॉपर। हमने कहा कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर ना। कॉपर बहुत अच्छा सुचालक है। ठीक है भाई, उससे भी अच्छा सुचालक है चांदी, सिल्वर। तो पैसा होना चाहिए ना, वो महंगी धातु है ना, तो उसको लगा सकते हो आप, जैसा आपके पॉकेट में पैसा हो ना। तो भाई हमारे पॉकेट में बहुत कम पैसा है, इसलिए हमने कॉपर का ले लिया है। जिसका ले लिया है? ये एल शेप्ड जो है कॉपर प्लेट है। ये भी एल शेप्ड कॉपर प्लेट है। यह
प्लेट सिर्फ है कापर की, ठीक है। इसमें देखो 3 पेंच लगे हुए हैं, यहाँ इसमें भी 3 पेंच लगे हुए हैं, इसमें भी 3 पेंच लगे हुए हैं, ठीक है। P और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, प्रतिरोध बॉक्स, और Q और T के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अज्ञात प्रतिरोध, जिसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस प्लेट के देखो इस पॉइंट से एक स्लाइडिंग जॉकी है और इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मैं भूल जाऊं, पहले बताऊं, ये जो जॉकी है ना, इसको इसी तार पर जो है क्या करते हैं, खिसकाते हैं, तो तार को हल्का सा स्पर्श कराते हैं, जोर से नहीं दबाते। जोर से क्यों नहीं दबाएंगे, प्रेशर देके नहीं दबाएंगे, क्योंकि अगर प्रेशर देके दबाएंगे ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तार घिसेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो चेंज होगी, इसीलिए बहुत आराम से इस पर ये जॉकी को चलाते हैं, ठीक है। संभवतः यह प्रैक्टिकल आपको मैं करवाऊं, ठीक है, तो आराम से लाते हैं इसको। यहाँ देखिए PQTR मेटेलिक कॉपर प्लेट, ये मेटेलिक कॉपर प्लेट है, ये इन विच P and T are L शेप, PQT धातु की प्लेटें हैं जिसमें P और T L आकार का है। J फॉर स्लाइडिंग जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी को हिंदी में कहते हैं सर्पी कुंजी, क्या कहते हैं, सर्पी कुंजी। और N क्या है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, N क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, और S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। ओके, समझ में आया फिगर। अब हम इसके वर्किंग पर चलते हैं, यह काम कैसे करता है। ओके, आइए इसका कार्य देखते हैं। इस जॉकी को इस वायर पर इधर उधर घुमाते हैं, ठीक है, इस वायर पर, तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर धीरे धीरे इसको खिसकाएं तो कहीं न कहीं आपको जो डिफ्लेक्शन है वो कम होता हुआ दिखाई देगा, और एक ऐसा पॉइंट D मिल जाएगा आपको जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति, क्या कहते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति, इंग्लिश में नल पॉइंट कहते हैं। ये नल पॉइंट जो है, ये नल पॉइंट एसी तार को 2 हिस्सों में बांट देता है, बांट मतलब काटता नहीं है, उसको तुरंत नोट कर लेते हैं हम यहाँ मीटर स्केल पर। कहाँ, मीटर स्केल पर नोट करते हैं कि कितनी, यहाँ से कितनी दूरी पर, क्योंकि यहाँ 0 से लिखा है हमने, यहाँ 100 सेंटीमीटर लिखा है, इधर से काउंट करते हैं 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ना, उसको नोट कर लेते हैं। उसको हम आंकिक मान न दे करके हमने क्या कह दिया, D, क्या कह दिया, तो 2 पार्ट हो गया कि नहीं, AD और CD, ठीक। AD और CD दोनों रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का कार्य करते हैं। मानते हैं कि AD की लंबाई क्या है, L सेंटीमीटर है, और पूरा कितना है 100, तो CD की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L, 100 माइनस, वही बात मैं यहाँ लिखा हूँ। वर्किंग आर डिटरमाइन रेजिस्टेंस, कार्य या प्रतिरोध का निर्धारण। First of all, we draw a resistance of no resistance from resistance box. सबसे पहले क्या करते हैं हम कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और जो निकालेंगे उसकी वैल्यू हमको पता होगी, क्योंकि प्रतिरोध बॉक्स में जितनी भी कुंजियां लगी होती हैं सबके पास लिखा होता है इतना ओम, उसकी वैल्यू लिखी होती है। निकाल लिए,
all we draw a register of known resistance from resistance box में से एक ज्ञात प्रतिरोध निकाल लेते हैं एंड क्लोज द की को क्या करते हैं, बंद कर देते, चालू कर देते हैं। ओके, देन वी मूव द जॉकी ऑन वायर, तब हम जॉकी को वायर पर क्या करते हैं, घुमाते हैं, चलाते हैं। वी सी, हम देखते हैं डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में हम डिफ्लेक्शन देखते हैं, मतलब इसमें क्या हो रहा है, करंट बह रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो डिफ्लेक्शन आया। बट एट वन पॉइंट या ब्रैकेट लिख लो डी, आप वायर, परंतु एक बिंदु डी पर ना, एक बिंदु डी पर गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं मिलता। पता चला यहाँ टच कराए मिल रहा है, यहाँ टच कराए मिल रहा है, यहाँ 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 पर लिया के रखे तो नहीं मिल रहा है, आई बात में नहीं मिल रहा है, ठीक, डिफ्लेक्शन नहीं मिला। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, नल पॉइंट। दिस पॉइंट डी इज कॉल्ड नल पॉइंट, इसको हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। नल पॉइंट डिवाइड को यहां पर लिख दिया हूं, डिवाइड वायर इनटू टू पार्ट्स एडी एंड सीडी ना, कि नल पॉइंट एसी को दो भाग एडी और डीसी में बांट देता है। फिर कह रहा है, मानते हैं कि लेट एडी बराबर कितना, एल सेंटीमीटर, तो सीडी कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल। करा बोथ पार्ट्स वर्क्स एज रजिस्टर, दोनों भाग एक प्रतिरोध की भांति व्यवहार करते हैं। ओके, तो और भी एक चीज है, ऊपर का क्या देता हूं मैं, let resistance of AC is equal to P and resistance of AC का रहा हूं जी AD and resistance of CD is equal to Q। ओके, माना AD का प्रतिरोध P है और CD का प्रतिरोध क्या है, Q है। ओके, आइए कैलकुलेट करके फार्मूला बनाते हैं। चलिए भाई, तो P बराबर क्या होगा, AC का रेजिस्टेंस कितना माना हमने, P रो यल अपान ए होगा, और Q बराबर रो 100 माइनस यल अपान ए क्या है, क्रॉस सेक्शन है ना, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर ना, जो एलआई का वायर लिए हैं इसकी क्या है, रेजिस्टिविटी। तो P अपान Q बराबर क्या हो जाएगा, रो, अब इसको डिवाइड करो, क्या करो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, L अपान 100 माइनस L, ये हो गया P, ये हो गया आपका Q। ओके, तो according to व्हीट स्टोन ब्रिज ना, यहां से R ओम का एक रेजिस्टेंस निकाला था हमने, मान लिया ये तो यस अननोन रेजिस्टेंस है ही, इसको ज्ञात करना है। तो
P अपान Q बराबर या R अपान S बराबर R अपान S बराबर P अपान Q होगा कि नहीं होगा? R अपान S बराबर L अपान 100 माइनस L P अपान Q की जगह पर रख दिया हमने, ठीक है। S बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ये हो गया फार्मूला। क्या हो गया? अब आप कहेंगे साहब इसको रटना पड़ेगा। नो नो, रटो मत, मुझे याद करो। इतना अपान इतना बराबर इतना अपान इतना, याद कर लेना। इतना दिस अपान दिस इज इक्वल टू दिस अपान दिस। फार्मूला याद करने की क्या जरूरत है? मैंने तो यहाँ यस की वैल्यू निकाल लिया कैलकुलेशन से। अब इसको रटो मत, रटना जो है खतरनाक होता है। याद रखो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। समझ में आया? कर लोगे? टाइम तो है नहीं कि न्यूमेरिकल लगवाऊं। इसको तो मैं आज अपलोड कर रहा हूं, लेकिन अगला वीडियो न्यूमेरिकल का होगा और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, बोर्ड लेवल के, कॉम्पिटिटिव लेवल के। अब कितना कर पाता हूं ये अलग बात है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं बताऊं आप लोगों को कि ये जो हमने यस निकाला है, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला है, ये एग्जैक्ट नहीं है। क्योंकि क्लास 11th में आप लोगों ने एरर एनालिसिस पढ़ा है ना? ध्यान दीजिए, जैसे अब ये खाना ऐसे ही है, ध्यान दो पहले, 1 mm का, 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर का है ना। अब आपने की को यहां रखा, जरा पेन दो जी, यहां रखा, ऐसे रखा है आपने, पता ही नहीं चल पा रहा, की भी तो मोटी है, पता नहीं चल पा रहा है कि ये पॉइंट सही है कि ये पॉइंट सही है। अगर मान लीजिए कि 2.1 और 2.1 और 2.2 के बीच वाला मामला है। पता चला हमको 2.1 लिखना है, 2.2 लिख दिए, 2.2 लिखना है, 2.1 लिख दिए। बोलो भाई, एरर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में तो हम यही लगाएंगे। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में जो ऑप्शन देता है तो प्लस माइनस से कह दिया 60 प्लस माइनस 0.2 ओम। ध्यान पड़े, हम लोग तो 60 कैलकुलेट कर लिए इस फार्मूले से, ये किससे कैलकुलेट करेंगे? तो इसलिए 11 का एरर एनालिसिस एक बार हल्का सा जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके पास नोट नहीं है तो एरर एनालिसिस का नोट आपके YouTube चैनल पर अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा ना भाई। हम कहते हैं कि यही नहीं, बहुत जगह उसका यूज होगा। बोलो। और आपको आगे कंपटीशन का एग्जाम देना है तो 11th और 12th दोनों फिजिक्स मेंटेन होनी चाहिए ना, केवल 12th की। 11th वाला आप छोड़ेंगे नहीं। अब जैसे आज एरर एनालिसिस की बात आ गई तो आप लोग एरर एनालिसिस वाला चैप्टर एक बार देख लें, ठीक ना? ऐसे ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।